नमस्कार, राधे राधे सभी भक्तन को। जय श्री कृष्ण भक्तों। ब्रजभूमि एक ऐसी पावन धरा है जहाँ साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं रची थी। आज हम हमारी यात्रा ब्रजभूमि 84 कोस परिक्रमा से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए, अब सभी भक्तों का स्वागत है। तो अभी हम आ चुके हैं जय गुरुदेव मंदिर, तो जहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ हुई। हम यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करेंगे और वापस यहीं आके ख़त्म होगी 84 कोस परिक्रमा यात्रा। तो चलिए चलते हैं। ये जय गुरुदेव मंदिर, इसके दर्शन हम अंदर से बाद में करवाएंगे जब पूरी परिक्रमा हो जाएगी। अभी हम चले। पिछली बार जो रोड ऐसे ही बनो तो आपकी बार तो गुरुदेव मंदिर बहुत अच्छे से दिख रहा। पिछली बार जो ये थोड़ी बनी रेलिंग वेलिंग, जब जो मंदिर ही मंदिर है तो आप जरूर वो पूरी चालू कर दो। चालू तो होगा पहले भी, लेकिन आप जरूर पूरी। इस पावन भूमि का कण कण, हर एक वृक्ष और हर यहाँ की रज यानी धूल ठाकुर जी के प्रेम में सरोवर है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रज की परिक्रमा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हैं, जो हमें आगे जाके बहुत भीड़ भाड़ दिखाई देगी, लेकिन अभी इतनी भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि अभी हमने शाम के 6 बजे से परिक्रमा स्टार्ट की थी। तो इस वजह से अभी भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दे रही हमें। भक्तों की संख्या आगे जाकर बहुत भीड़ होने वाली है और बहुत आनंद आने वाला है इस यात्रा में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रज की पूरी परिक्रमा। लगभग 8 दिन की ये परिक्रमा हमारी, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पूरी यात्रा का आनंद लीजिए। 84 कोस की है, लगभग 252 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। मान्यता ये है कि इस परिक्रमा को करने से इंसान की 84 लाख योनियों के चक्कर कट जाते हैं। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम आपको घर बैठे ऐसी अलौकिक, चमत्कारी और दिव्य 84 कोस यात्रा के दर्शन कराने जा रहे हैं। हम जानते हैं इस यात्रा का इतिहास, इसके मुख्य पड़ाव, वो कथाएं जो आज भी इन रातों को जीवंत बनाती हैं। अगर आप भी कान्हा के भक्त हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि आप सभी को घर बैठे ये यात्रा का आनंद ले सकें। और हम 84 कोस परिक्रमा लगभग 8 दिन या 10 दिन में पूरी होगी। तो हर दिन आपको नई वीडियो देखने को मिलेगी, जहाँ के गांव ब्रजवासियों का प्रेम और उनकी सेवा का भाव आप सभी इस वीडियो में देख पाएंगे। तो चलें। और आज हमारी यात्रा शाम 6 बजे से स्टार्ट की थी हमने। और भक्तों के मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि 84 कोस परिक्रमा की शुरुआत कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता यशोदा और नंद बाबा को सभी तीर्थों के दर्शन करने की इच्छा हुई। वे वृद्ध हो चले थे, इसलिए लंबी यात्रा पर जाना उनके लिए कठिन था। अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए बाल कृष्ण ने अपने संकल्प मात्र से संसार के समस्त तीर्थों, पवित्र नदियों, और आप देख पा रहे होंगे कितनी भयंकर बिजली, मौसम खराब हो चुका है। लगभग 40-45 डिग्री यहाँ का तापमान था अभी, और मौसम खराबी की वजह से थोड़ी सी पानी की आंधी हवा तूफान आ गया। और अभी हम रात के 9 बज चुके हैं और विश्राम करने के लिए हम एक जगह पर रुके थे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, हम विश्राम करने के लिए यहाँ पर रुके थे। और इसके साथ ही हम आगे की ओर यात्रा प्रारंभ करेंगे। सुबह के लगभग 2 बज रहे हैं और इसके साथ ही हमारी यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाती है सुबह 2 बजे से, रात के 2 बजे से। और आप देख पा रहे होंगे भक्तों की भीड़। वैसे यात्रा परिक्रमा चालू कर दी है लोगों ने, तो हम भी इस यात्रा में शामिल होकर इनके साथ आगे बढ़ेंगे। तो आनंद आएगा इस वीडियो में, आप देखते रहिए।
और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ पर हम कितने भक्त आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीछे, और लगभग खूब अच्छा खासा रोड बन के यहाँ पर चलने लगा परिक्रमा यात्रियों द्वारा। और अभी हम बात कर रहे थे कि इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, और आपको यहाँ समस्त तीर्थ और पवित्र नदियों देव स्थानों को इसी ब्रज मंडल में बुला लिया था बाल पुरुष भगवान श्री जो भी और उन्होंने कहा मैया आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जो भी इस ब्रज की परिक्रमा करेगा उसे समस्त ब्रह्मांड के तीर्थों का पुण्य यहीं से मिल जाएगा। तो इसलिए यह परिक्रमा खास बनाती है। और कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं इस परिक्रमा का। मौसम में बदलाव हुआ है तो ठंडी हवाएं और ये हमें दर्शन हो जाते हैं श्री खाटू श्याम मंदिर के रास्ते में जाते हैं। और उनके दर्शन करते करते आगे पहले उनके दर्शन करेंगे फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। आप देख पा रहे हो कितना प्यारा और खाटू श्याम का मंदिर बना है। और अब हम शुरुआत की थी तब हम परिक्रमा में बहुत कम लोग थे, लेकिन जैसे हम आगे बढ़े तो लोग संख्या बढ़ती और आनंद भी दुगना होता था। इस परिक्रमा में हम बाकी और भक्तों के साथ मिलकर इस परिक्रमा का आनंद लेते राधे राधे का जाप करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। भक्तों का उत्साह पूर्ण था क्योंकि अभी पानी का मौसम हुआ था तो अभी ठंडा ही है, इस वजह से लोग यहाँ पर परिक्रमा अभी सुबह चालू हो चुकी है और यहाँ से चालू है। अभी सुबह का वक्त हो गया है और अभी सुबह का मौसम ठंडा है, इसलिए परिक्रमा यात्री ज़्यादा संख्या में हमें दिखाई देंगे इस रोड पर, क्योंकि सुबह चलना अच्छा रहता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद धूप निकल जाएगी और फिर गर्मी का मौसम गर्मी तेज़ हो जाएगी तो फिर चलने में परेशानियां आती हैं भक्तों को। तो इस वजह से अभी भक्त यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। और एक और मान्यता हम इस परिक्रमा के बारे में बताते हैं तो पता चलता है भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक माता कालिंदी के अनुरोध पर इस परिक्रमा को निश्चित किया गया था। इतिहास की बात करें तो कलयुग में इस परिक्रमा को पुनर्जीवित करने का श्रेय श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य गोस्वामी विठलनाथ और चैतन्य महाप्रभु जैसे महान संतों को जाता है। उन्होंने ब्रज के लुप्त हो चुके लीला स्थलों को खोजा और भक्तों के लिए इस मार्ग को सुलभ बनाया। आज ये यात्रा सिर्फ एक शारीरिक साधना नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम बन चुकी है। तो भक्तों ये थी इस यात्रा कैसे शुरुआत हुई और क्या हुआ, ये दोनों कहानियाँ हमें मिलती हैं जो ये बताती हैं कि इस परिक्रमा का महत्व क्या है। और अभी हम एक कोतरा गांव के पहले जो एक गांव पड़ता है उसके पास आ चुके हैं, जो हम रात में हमने परिक्रमा शाम के 6 बजे से चालू की थी। तो उससे बाद में और यहाँ के हम देख पा रहे होंगे ब्रजवासियों का प्यार और दुलार परिक्रमा यात्रियों के लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था और नाश्ता भोजन आदि की भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो भक्तों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप भी इस परिक्रमा में आना चाहते हो तो आप संकोच बिल्कुल ना करें। और यहाँ पर आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, रहने की खाने की या और भी कुछ तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं होगी। यहाँ पर आपको सब सुविधा मिल जाती है। तो और चलिए यात्रा हम आगे बढ़ाते हैं। 84 कोस की ये परिक्रमा कोई साधारण यात्रा नहीं है, इसके लिए कड़े नियम और परंपराएं हैं जिसका पालन हर श्रद्धालुओं को करना होता है। आमतौर पर यह परिक्रमा भाद्रपद
भादों के महीने में शुरू होकर कुंवार में अश्विनी यानी कुंवार के महीने तक चलती है। खासकर शरद पूर्णिमा के आसपास कई भक्त इसे साल में किसी भी समय अपनी श्रद्धा अनुसार पूरा कर सकते हैं। इस यात्रा को करने के 3 तरीके हैं, पैदल और साष्टांग दंडवत करते हुए या फिर गाड़ी और बसों के माध्यम से। पैदल यात्रा में लगभग 10 से 12 दिन का समय लगता है। और यात्रा का मुख्य नियम बताते चले हम, तो अभी जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं भक्तों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि सुबह का 7-8 बज चुके हैं। तो अभी भक्तों की संख्या काफ़ी मात्रा में हमें दिखाई देगी रोड पर यात्रियों की। और यात्रा का मुख्य नियम के बारे में हम बात करें तो मन वचन कर्म से शुद्ध रहना, पूरी यात्रा के दौरान ब्रज की रज यानी मिट्टी का सम्मान करना, सात्विक भोजन करना और जमीन पर सोना इस साधना का हिस्सा है। यात्रा के दौरान किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना, लगातार राधे राधे हरे कृष्ण का मंत्र जाप करते रहना ही इस यात्रा की असली ऊर्जा है। चलिए अब हम अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अभी हम थक चुके हैं तो थोड़ा विश्राम करने के लिए रोड के साइड किनारे पर बैठे हैं। और आप देख पा रहे होंगे परिक्रमावासी कितने प्रेम से परिक्रमा यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर बूढ़े बच्चे जवान सब एक ही श्रेणी में साथ साथ चलते हैं और आनंद लेते हैं इस यात्रा का। लोगों के पाँव में छाले हो या कुछ भी हो, इस यात्रा में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम ही सर्वोपरि है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कैसे इस यात्रा को शुरू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। इस महा यात्रा की शुरुआत होती है ब्रज के केंद्र भगवान कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा नगरी से। अधिकांश श्रद्धालु मथुरा के विश्राम घाट से आचमन करके यमुना मैया का आशीर्वाद लेके और संकल्प यात्रा को शुरू करते हैं। विश्राम घाट वही स्थान है जहाँ कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने विश्राम किया था। यहाँ की शाम की यमुना आरती का दृश्य अलौकिक है। लेकिन हमने हमारी यात्रा जय गुरुदेव मंदिर के पास से स्टार्ट की थी। मथुरा से निकलकर परिक्रमा मार्ग हमें ले जाता है मधुबन की ओर। एक प्राचीन वन है जहाँ ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अल्प आयु में भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। यहाँ आज भी ध्रुव गुफा और कृष्ण धूप मौजूद है। इसके बाद भक्त शांतनु कुंड पहुँचते हैं, यहाँ राजा शांतनु ने भी तप किया था। हर कदम के साथ आधुनिक दुनिया के पीछे छूटती जाती है और भक्त द्वापर युग के माहौल में होने लगते हैं। और दिन के लगभग 10 बज चुके हैं और धूप भी काफ़ी तेज हो चुकी है। तो अभी हम कुछ नहाने के लिए आप और देख पा रहे होंगे अभी भी भक्तों की संख्या काफ़ी है, लेकिन धूप काफ़ी तेज बढ़ गई है। कल ही मौसम ख़राब हुआ था, आज थोड़ी सी ठंडा ही है, लेकिन फिर भी धूप है तो भक्तों को परेशानियां हो रही है गर्मी की वजह से। और जो सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत जगह जगह यहाँ पर ब्रजवासियों ने भक्तों के लिए सुविधा रखी है, खाने की और पानी की व्यवस्था की है। और अभी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है परिक्रमा यात्रियों की। और अब हम आगे चलते हैं, यात्रा आगे बढ़ती है। तो भक्तों हालांकि ये यात्रा साल भर की जाती है, लेकिन कुछ विशेष महीने या पर्व पर इस यात्रा के लिए अधिक शुभ माने जाते हैं। जैसे अभी अधिक मास चल रहा है, मधुमास चल रहा है, तो इस वजह से इस महीने में इस यात्रा को सबसे सफल माना जाता है, क्योंकि इस यात्रा में पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ब्रज भूमि केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्थान है।
और अभी हम बहुत चलते चलते धूप काफ़ी तेज़ हो गई है और स्नान वगैरह करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर विश्राम करने के लिए थोड़े से रुक गए हैं और इसके बाद हम अपनी यात्रा आगे जारी रखेंगे, क्योंकि अभी बहुत थकान हो गई है, पैर भी दर्द होने लगे हैं। और लेकिन परिक्रमावासी अभी उत्साह कम नहीं हुआ, अभी भी लोग 11 बजे धूप में भी 41-42 डिग्री टेम्परेचर में भी अभी चल रहे हैं। और बात करें तो ब्रजवासियों के ट्रेन की आप देख पा रहे होंगे जो 10-11 बजे से या नाश्ता, आपको चाय और पूरी सब्जी, जो आपको खाना, सारी व्यवस्था यहाँ पर पूर्ण रूप से मिलेंगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितने प्यार से ब्रजवासी हैं, तो कितने प्यार से भक्तों को प्रसाद बांटने का कार्य कर रहे हैं। और इस परिक्रमा को मापने से पाप नाश और चित्त की शुद्धि और भगवत की प्राप्ति होती है। संतों जैसे सनातन गोस्वामी वल्लभाचार्य और नारायण भट्ट ने इस यात्रा की महिमा को अपने ग्रंथों में वर्णित किया है और ब्रजवासियों का प्रेम तो अद्भुत है। चलिए और नाश्ता पानी करके यहाँ से अपनी यात्रा और आगे की ओर बढ़ाते हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत श्रद्धालु, हमें बहुत लोग यहाँ पर संख्या में श्रद्धालुओं उनसे भेंट हुई है, जो कुछ हमारे आसपास के हैं, कुछ आपके आसपास के होंगे, तो कुछ दिल्ली से आए, तो कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, आदि जगहों से, यहाँ से अलग अलग शहरों से यहाँ पर यात्री आए हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। और आप देख पा रहे होंगे सामने जो बोर्ड पे, जो हम राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने के बाद हम डींग शहर में पहुंचने वाले हैं, जो राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। जो डींग का यहाँ का किला, और कहा जाता है डींग का किला जो भारत की सबसे विशाल तोप इसी किले में पाई जाती है। जो सबसे बड़ी तोप है वो इसी में। तो आप देख पा रहे होंगे सामने जो परिक्रमावासी, जो ब्रजवासी हैं, उनको इतने प्यार से भोजन, नाश्ता और चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। और आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह की गंदगी आप इनके आसपास ना करें, क्योंकि यहाँ पर अपना तो ठीक है, लेकिन अपने शहर का भी अपमान होता है। अभी हमें रात में सुबह 6 बजे से परिक्रमा, शाम के 6 बजे से परिक्रमा चालू की थी, तो अभी हमें सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी हम डींग में प्रवेश कर चुके हैं। डींग शहर में, जो परिक्रमा का राजस्थान में पड़ता है, तो उसमें प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पर हम देख पाएँ तो जगह जगह यहाँ पर यात्रियों के लिए रुकने की, बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जगह जगह पर टेंट लगाए गए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है। लगभग टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री तक पहुँच रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर कूलर, पंखे की व्यवस्था भी की है, क्योंकि यात्रियों को कुछ भी परेशानी ना हो। तो अभी आप देख पा रहे होंगे गर्मी तेज़ हो चुकी है और आगे चलते हैं हम डींग के किले में। और लगभग आज की यात्रा हम यहीं पर पूर्ण करेंगे और कल आपको एक और नई वीडियो के साथ और नए उत्साह के साथ एक और वीडियो में आपको देखने को मिलेगी हमारी आगे की यात्रा। तो अगर अभी हम चलेंगे किले के अंदर, जो डींग का विशाल किला है और इसमें जल महल भी है उसके अंदर। तो अभी हम 2-3 किलोमीटर डींग से पीछे हैं, तो चलिए चलते हैं सीधे डींग के किले के अंदर। कहा जाता है यहाँ की भारत की सबसे बड़ी तोप भी इसी किले के अंदर है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो डींग का किला है उसका गेट
जल महल का। और इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें सामने एक गेट, बहुत बड़ा सा विशाल आकार का गेट जो 4 किनारों में बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं गेट के अंदर। आप देख पा रहे होंगे जो 4 खानों में ये गेट का निर्माण हुआ है, कितना विशाल आकार का गेट बना हुआ है। और यहाँ पर परिक्रमावासी आराम करने, विश्राम करने के लिए यहाँ भी रुक जाते हैं। तो अंदर चल के देखते हैं और इसी के साथ साथ आप इस जल महल के अंदर से भी देख पाएंगे कितना खूबसूरत और विशाल इस महल को बनाया गया है। कितनी सुंदर नक्काशी और इसकी चित्रकारी आज भी भारतीय कलाकृति का एक अद्भुत उदाहरण है। बहुत ही विशाल और अंदर हरियाली और जिसके रास्ते के जो आसपास हैं उसके आसपास पेड़ लगे हुए हैं और गार्डन बने हुए हैं। और आप जो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो रानी तालाब के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, तो रानी तालाब यहाँ पर रानी जो राजा की रानी हुआ करती होगी तो नहाने या फिर और भी जो भी काम है तो रानी तालाब कहा जाता है। स्नान वगैरह करने के लिए रानी का तालाब होगा शायद। तो आप देख पा रहे होंगे कि पीछे कितना विशाल आकार का ये तालाब। और आप जो मेरे साथ देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितनी प्यारी कलाकृति की गई है जो भारतीय कलाकारों द्वारा, जो एक अद्भुत उदाहरण है। और ये आप किले का आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ घाट बने हुए हैं और ये नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं। और चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस किले को जो संगमरमर से बना है उस हिस्से को। आप देख पा रहे होंगे जो बहुत ही छोटे आकार में ये महल बना है, जो आप ज़्यादा ऊंचा नहीं है। अगर आप अंदर जाओगे तो इसमें झुककर जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही छोटे आकार का बना है, लेकिन संगमरमर से बना है तो आज भी ये बहुत ही नायाब और अच्छा दिखता है। और आप जो मेरे पीछे देख पा रहे होगे यहाँ पर किसी की समाधि है तो इसको स्टैचू बनाया है। और जो भी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये महल का एक हिस्सा है। और अब हो चुकी है हमारी वीडियो अंत की ओर, तो अब हम चलते हैं आज की वीडियो